हम विश्व इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जिस भी एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से सिलेबस होता है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम शुरू करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट किस शब्द का लिया गया है? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह यूनानी शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? यूनानी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का अर्थ होता है घाटी का शेर। घाटी का शेर कहा जाता है इसको। नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली के कोर्सिका द्वीप में, अजोचियो में हुआ था। कोर्सिका के बारे में रूसों ने क्या कहा था? तो कोर्सिका के बारे में रूसों ने कहा था कि ऐसा मेरा अनुमान है कि कोर्सिका का यह छोटा सा द्वीप यूरोप में एक दिन चमत्कार करेगा। और यह बात कब कही थी? उन्होंने 1762 में कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। 1769 को हुआ था। नेपोलियन की पत्नी का नाम क्या था? तो जोजिफिन नाम था। नेपोलियन की पत्नी का नाम जोजिफिन था, जो विधवा थी। कब विवाह हुआ था इनका? 1796 ईस्वी में। नेपोलियन के जीवन में इनकी विधवा पत्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और इनके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा। नेपोलियन इतिहास में गहरी रुचि रखता था। नेपोलियन इतिहास में गहरी रुचि रखता था और कुछ महान लोगों का उसके ऊपर प्रभाव था। कौन से लोगों का? सिकंदर का प्रभाव था और जूलियस सीजर का प्रभाव था। नेपोलियन के ऊपर किसका प्रभाव था? तो सिकंदर और जूलियस सीजर का प्रभाव था। नेपोलियन जिस प्रकार 1815 तक यूरोप की सत्ता पर प्रभाव डाला था, उससे विश्व के इतिहास में उसके काल को नेपोलियन युग की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने ब्रूमेयर के षड्यंत्र का प्रयोग करते हुए नेपोलियन ने ब्रूमेयर के षड्यंत्र का प्रयोग करते हुए डायरेक्टरी के लोगों को सत्ता से बाहर करते हुए स्वयं को 10 वर्ष के लिए सलाहकार का नियुक्त किया था। ठीक है, नेपोलियन ने किसका प्रयोग किया? तो नेपोलियन ने डायरेक्टरी के लोगों को बाहर करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए ब्रूमेयर के षड्यंत्र का प्रयोग किया था और अपने आप को क्या घोषित कर लिया था? तो अपने आप को 10 वर्ष के लिए सलाहकार नियुक्त कर लिया था। ठीक है, नेपोलियन के प्रतिभा का परिचय। अगर नेपोलियन के प्रतिभा का परिचय की बात करें तो नेपोलियन ने तूलो बंदरगाह के जनविद्रोह को दबाने के लिए वहां के अंग्रेजों के ऊपर आक्रामक रूप अपनाया था। तूलो के बंदरगाह में जो जनविद्रोह हुआ था, वहां पे जो ब्रिटेन के लोग थे उनके ऊपर आक्रामक व्यवहार अपनाया था। उसके आक्रामक व्यवहार अपनाने के कारण की वजह से नेपोलियन को छोटा रोबोस्फियर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो बड़ा रोबोस्फियर था तो उसने 1793 से 94 आतंक का समय था, उसी के कारण नेपोलियन को छोटा रोबोस्फियर कहा जाता है। नेपोलियन की प्रतिभा को देखकर इसे क्या चुना गया? तो नेपोलियन की प्रतिभा को देखकर इसको प्रधान तोपची का नियुक्त कर दिया गया था। 1802 में नेपोलियन को आजीवन काल के लिए क्या नियुक्त कर दिया गया? तो 1802 में नेपोलियन को आजीवन काल के लिए काउंसलर का पद नियुक्त किया गया। प्रथम काउंसलर नियुक्त कर दिया गया था इसे। कब? 1802 में। और नेपोलियन पूर्ण रूप से राजा फ्रांस का सम्राट कब बनता है? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 2 सितंबर 1804 को फ्रांस का सम्राट बनता है। नेपोलियन ने क्या कहा? तो नेपोलियन ने कहा कि मैंने फ्रांस का राज्य मैदान के रूप में गिरा हुआ पाया था। उसने क्या कहा था? कि मैंने फ्रांस का जो राज्य था वह मैदान में गिरा हुआ रूप में पाया था, किंतु तलवार की नोक पे उसे उठाकर अपने सर पर रख लिया। मैंने उसको उठाकर अपने सर पर रख लिया। यह बात किसने कही थी? तो यह बात नेपोलियन ने कही थी। नेपोलियन के शासनकाल को विद्वानों ने कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में विभाजित किया। पहला, जब नेपोलियन प्रथम काउंसलर के रूप में था 1799 से लेकर 1802 ईस्वी तक के काल को पहले भाग में रखा जाता है, जब वह प्रथम काउंसलर के रूप में नियुक्त हुआ था। दूसरा, 1804 से लेकर 1815 तक जब वो सम्राट के रूप में था, तब इस 2 बार का अध्ययन किया जाता है। तो पहले भाग के बारे में अध्ययन करेंगे कि जब वो काउंसलर था तो नेपोलियन के प्रथम काउंसलर के रूप में प्रमुख कार्य क्या क्या थे? तो उसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। फ्रांस की सत्ता का केंद्रीकरण व सुदृढ़ीकरण करना, और दूसरा, फ्रांस की क्रांति के दौरान जिन लोगों ने सर्वाधिक क्षति उठाई थी उससे समझौता करना। तो ये नेपोलियन के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे? तो नेपोलियन ने पहला कार्य किया था काउंसुलेट के रूप में नया संविधान लागू किया था। यानी कि नया संविधान किस रूप से लागू किया था? तो काउंसुलेट रूप से। दूसरा, नेपोलियन ने प्रोफेक्टस, सब प्रोफेक्टस एवं मेयर की नियुक्ति की थी। ठीक, और ये जो प्रोफेक्टस और सब प्रोफेक्टस और जो मेयर होते थे, ये क्या करते थे? तो इनका काम होता था प्रथम काउंसलर के प्रति जवाब देना होता था। तीसरा काम क्या किया था इसने? नेपोलियन ने आर्थिक सुधार के रूप में कठोरतापूर्वक सरकारी खर्चों में कटौती की घोषणा की। ठीक है, सरकारी खर्चों में कटौती की घोषणा की इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। ठीक, फ्रैंक का नाम की एक इसने नई मुद्रा चलाई। एसी गनेटो को समाप्त किया। एसी गनेटो को क्या कर दिया था? इसने समाप्त कर दिया था। बहुत सारे एमिगर्स को इसने क्या किया? वापस पुनः बुलाने के लिए आमंत्रित किया था। एमिगर्स का मतलब वो होता है जो देश छोड़कर चले गए थे, उनको इसने वापस बुलाया था। कोकांड क्या कहलाता है? जब नेपोलियन ने पोप के साथ समझौता किया था तो उसको कोंकार्ड कहा जाता है। कोंकार्ड किसके साथ समझौता किया था इसने? तो पोप के साथ। जब इसने पोप के साथ समझौता किया था उस समय पोप कौन था? तो उस समय पोप पायस सप्तम था। कौन था? पोप पायस सप्तम था। और ये समझौता कब हुआ था? ये समझौता हुआ था 18 जुलाई 1801 ईस्वी को। और इसमें नेपोलियन ने क्या कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था कि लोगों के लिए एक धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म पर सरकारी नियंत्रण भी होना चाहिए। नेपोलियन कहता है कि मैं मिस्र में मुसलमान हूँ तो फ्रांस में कैथोलिक हूँ। यह समझौता फ्रांस के कैथोलिक को खुश करना था, और यह जो समझौता हुआ इससे फ्रांस की जनता नेपोलियन के प्रति पूरा समर्पित हो गई थी।
नेपोलियन ने नागरिक कानून को संचालित करने के लिए नेपोलियन कोड का गठन किया। नेपोलियन ने किस कोड का गठन किया? तो नेपोलियन कोड का गठन किया। कब? 1804 ईस्वी में। इस नेपोलियन कोड को किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल कोड के नाम से और नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। दंड विधान संहिता कब लागू किया था? 1805 ईस्वी में। नागरिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब किया था? 1806 ईस्वी में। 1807 ईस्वी में। व्यवसाय संबंधी कानून कब लागू किया? 1807 ईस्वी में। अपराध मूलक प्रवृत्ति 1810 ईस्वी में। तो इस तरह से उसने 5 संस्थाएं स्थापित की। कौन कौन सी? नेपोलियन कोड का गठन किया। कब? 1804 में। किस नाम से जाना जाता था? उसको सिविल कोड और नागरिक संहिता भी कहा जाता था। 1805 में दंड विधान संहिता, 1806 में नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1807 में व्यवसाय संबंधी कानून, 1810 में अपराध मूलक संहिता। ये सब प्रक्रियाएं नेपोलियन ने लागू की थी। नेपोलियन की सिविल कोड के बारे में बात करें तो नेपोलियन का सिविल कोड कब लागू हुआ था? 1804 में। नेपोलियन के द्वारा जब विधि संहिता का निर्माण किया गया तो उसे द्वितीय जस्टिसियन कहा गया था। क्या कहा गया था? द्वितीय जस्टिसियन कहा गया था। नेपोलियन को द्वितीय जस्टिसियन कब कहा गया था? तो जब उसने विधि संहिता का निर्माण किया। और विधि संहिता का निर्माण कब किया गया था? तो विधि संहिता का निर्माण 1804 में किया गया था। सिविल कोड के माध्यम से सामाजिक समता पर बल दिया गया था। सिविल कोड के माध्यम से किस पर बल दिया गया था? तो सामाजिक समानता पर बल दिया गया था। सिविल कोड के अंतर्गत क्या किया गया था? कि स्वामित्व पर बल दिया गया था। स्वामित्व पर बल दिया गया था। नेपोलियन क्या कहता है? कि नेपोलियन के अनुसार परिवार पर पिता का स्वामित्व होना चाहिए। परिवार पर पिता का स्वामित्व होना चाहिए। पत्नियों को पूर्णतया पत्नियों के नियंत्रण में रखने का पक्षधर था। कौन? नेपोलियन स्वयं इस कानून के महत्व को स्वीकार किया था। नेपोलियन ने कुल कितनी लड़ाई लड़ी थी? तो नेपोलियन ने कुल 40 लड़ाई लड़ा था। नेपोलियन कुल कितनी लड़ाई लड़ा था? 40 लड़ाई लड़ा था। नेपोलियन क्या कहा? कि नेपोलियन ने कहा कि मेरा वास्तविक गौरव 40 युद्धों का नहीं है। मेरा जो वास्तविक गौरव है वह मेरी विधि संहिता है। नेपोलियन क्या कहता है? कि मेरा जो गौरव है वो 40 लड़ाई नहीं है। मेरा जो गौरव है 40 लड़ाई नहीं है। मेरा गौरव क्या है? मेरा गौरव विधि संहिता है। मेरा गौरव क्या है? मेरा गौरव विधि संहिता है। नेपोलियन का शिक्षा सुधार के बारे में कौन कौन से कार्य किए थे? पहला, सैनिक शिक्षा को अनिवार्य किया था। दूसरा, शिक्षा व्यवसाय को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी तथा विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा व्यवस्था किया। ठीक है। तीसरा, सैनिक शिक्षा के लिए मिलिट्री स्कूल की स्थापना की। सैनिक शिक्षा के लिए इसने क्या किया? सैनिक शिक्षा के लिए इसने मिलिट्री स्कूल की स्थापना की थी। नेपोलियन ने 1802 ईस्वी में लाइसीज प्राथमिक पाठशाला स्थापित किया था। कब? 1802 में लाइसीज नाम से प्राथमिक पाठशाला स्थापित किया था। 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने विश्वविद्यालय स्थापित किया जिसे इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस कहा जाता है। जिसे इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस कहा गया। विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? तो विश्वविद्यालय की स्थापना नेपोलियन ने 1800 में की थी। और प्राथमिक पाठशाला की स्थापना लाइसीज नाम से कब की थी? 1802 में की थी। ऑनर ऑफ लीजन या लीगल से तात्पर्य क्या है? तो 1802 में एक पुरस्कार के रूप में नेपोलियन ने ऑनर ऑफ लीजन की शुरुआत की। किसके रूप में? पुरस्कार के रूप में। नेपोलियन ने पुरस्कार के रूप में एक ऑनर ऑफ लीजन की शुरुआत कब की? 1802 ईस्वी में। यानी पुरस्कार 2 1802। कौन सा पुरस्कार? 2 ऑनर ऑफ लीजन पुरस्कार 2। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था? तो यह पुरस्कार योग्यता एवं उपलब्धियों को हासिल करने वाले को दिया जाता था। अन्य सुधार में कौन कौन से शामिल हैं? नेपोलियन के द्वारा अन्य सुधार कौन कौन से हुए थे? नेपोलियन द्वारा अन्य सुधार कौन कौन से हुए थे? पहला अन्य सुधार में दलदली भूमि को, जिसे मर्सीलैंड भी कहा जाता है, दलदली भूमि को उसने उपजाऊ बनाया जिससे कृषि के उत्पादन में सफलता मिली। दूसरा, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पुल, बांध, सड़क का निर्माण किया गया। ठीक है। ये अन्य उपलब्धियों में उसके शामिल थे। सम्राट के रूप में नेपोलियन के कार्य। अब तक हमने क्या पढ़ा? कि जब वो काउंसलर था तब उसने क्या क्या कार्य किया था। जो व्यक्ति काउंसलर रहते हुए इतना अच्छा काम करते थे, जब वो सम्राट बन जाएगा तो कितना अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो सम्राट के रूप में नेपोलियन के कार्य क्या है? उसके उद्देश्य क्या थे? तो सम्राट के रूप में जो उन्होंने कार्य किया था उसकी पहला उद्देश्य था कि फ्रांस की क्रांति के तत्व या सिद्धांतों को प्रयास करना। दूसरा, प्रसार करना था, सिद्धांतों का प्रसार करना था। यानी फ्रांस की क्रांति के जो तत्व थे उनके सिद्धांतों का प्रसार करना था। दूसरा, स्वयं तथा फ्रांस की प्रतिष्ठा स्थापित करना एवं यूरोप में फ्रांस के वर्चस्व का विस्तार करना। यह कब उसके उद्देश्य बने? तो यह उसके उद्देश्य बने थे जब वह नेपोलियन का सम्राट बना था। तब नेपोलियन ने कौन सी संधि करी थी? टफलगर की संधि। क्या करी थी? टफलगर की संधि कब हुई थी? टफलगर की संधि हुई थी 21 अक्टूबर 1805 में। टफलगर की संधि कब हुई थी? टफलगर की संधि 21 अक्टूबर 1805 को हुई थी। इसमें 3 गुट थे। कौन थे? 3 गुट थे। तीसरा गुट कौन था इसमें? स्वीडन, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड थे इसमें। ठीक है। इनके साथ इसने संधि की। इस समय जो प्रसार जर्मनी था वह तटस्थ था। टफलगर की संधि के समय कौन सा देश जो था वह तटस्थ था? तो जर्मनी तटस्थ था। टफलगर की संधि कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1805 को हुई थी। इसमें तीसरे गुट में कौन थे? तीसरे गुट में स्वीडन था, ऑस्ट्रिया था, रूस था तथा इंग्लैंड था। पहले में कौन था? तो फ्रांस था। और इसमें कौन सा देश
तटस्थ था, तो जर्मनी जो था वो तटस्थ था। 21 अक्टूबर 1805 को टफलगर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? टफलगर का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 को फ्रांस व इंग्लैंड के बीच टफलगर का जल युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो जल युद्ध लड़ा गया था। इसको किस नाम से जानते हैं? टफलगर का युद्ध जल युद्ध से लड़ा गया था। इस युद्ध में इंग्लैंड का सेनापति कौन था? तो इस युद्ध में इंग्लैंड का सेनापति नेल्सन था। कौन था? इस युद्ध में इंग्लैंड का सेनापति नेल्सन था। और फ्रांस का सेनापति कौन था? नेपोलियन था। फ्रांस का सेनापति कौन था? नेपोलियन था। ठीक, इस युद्ध में नेपोलियन हार गया था। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? टफलगर युद्ध में किसकी हार हुई थी? नेपोलियन की हार हुई थी। और इस ब्रिटेन के जीतने से ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति सर्वोपरि शक्ति हुई, यानी कि किस वजह से जीत गया था? तो इसकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो बहुत प्रभावशाली शक्ति थी, इसकी वजह से यह जीत गया था। इस हार के बाद नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किस हार के बाद नेपोलियन ने कहा था कि मैं समुद्र को तो नहीं सुखा सकता, नहीं तो मैं इंग्लैंड को कोपेनहेगन कर देता। क्या कर देता? कोपेनहेगन कर देता। यह बात किसने कही थी? नेपोलियन ने कही थी। कब कही थी? जब वो टफलगर के युद्ध में हार गया था। ठीक है, ऐसे भी ये वक्तव्य देके उसमें ऑप्शन में देके पूछ देगा कि नेपोलियन ने ये वक्तव्य कब कहा था। इस युद्ध के बाद नेपोलियन ने ब्रिटेन से बदला लेने के लिए स्थल युद्ध का सहारा लिया, यानी कि किस युद्ध का सहारा लिया था? तो स्थल युद्ध का सहारा लिया था, क्योंकि नौ संचालन या नौ जो नाविका जो थी वो उसकी किसके संग्राम में थी? तो इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली पावरफुल था। दूसरा युद्ध की बात करें तो ऑस्टरलिट्ज का युद्ध। ऑस्टरलिट्ज का युद्ध, ऑस्टरलिट्ज का युद्ध कब हुआ था? तो ऑस्टरलिट्ज का युद्ध हुआ था 2 दिसंबर 1805 में। तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसके विरुद्ध लड़ा होगा, तो यह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध था, ऑस्टरलिट्ज का युद्ध। इस युद्ध को 3 सम्राटों का युद्ध कहा गया था, यानी ऑस्टरलिट्ज को क्या कहा गया था? 3 सम्राटों का युद्ध कहा गया था। इसमें कौन था? फ्रांस का सम्राट था, प्रसा का सम्राट था और ऑस्ट्रिया का सम्राट था। तो 3 सम्राटों का युद्ध किसे कहा जाता है? तो ऑस्टरलिट्ज का युद्ध 3 सम्राटों का युद्ध कहा जाता था। कब लड़ा गया था? 2 दिसंबर 1805 को। ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ 26 दिसंबर 1805 को प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी थी। ऑस्टरलिच युद्ध के बाद कब युद्ध शुरू हुआ था? युद्ध शुरू 2 दिसंबर को शुरू हुआ था और 26 दिसंबर को फ्रांस के साथ किसकी संधि हुई थी? तो ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ संधि करनी पड़ी। कब? 26 दिसंबर 1805 को। किसमें संधि की गई? तो प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। किस संधि की? प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी थी। नेपोलियन ने इस संधि के माध्यम से प्रसा यानी जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राइन संघ का निर्माण किया। क्या कर दिया? राइन संघ का निर्माण कर दिया। इस नए संघ ने नेपोलियन को अपना संरक्षक माना, इसलिए नेपोलियन को राजाओं का निर्माता माना गया। नेपोलियन को राजाओं का निर्माता माना गया। राजाओं का निर्माता किसे माना जाता है? तो राजाओं का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। क्यों? नेपोलियन ने जो फ्रांस के साथ संधि करी थी प्रेसबर्ग में, उस संधि के तहत नेपोलियन ने प्रसा में जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक राइन संघ का निर्माण किया था। ठीक है। आवर स्टेट युद्ध। आवर स्टेट का युद्ध कब हुआ था? आवर स्टेट का युद्ध हुआ था 14 अक्टूबर 1806 को। कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1806 को आवर स्टेट का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जेना और आवर स्टेट के युद्ध इस युद्ध में जेना और आवर स्टेट के युद्ध में नेपोलियन फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को पुनः पराजित किया। किसने किया? नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पुनः पराजित किया था। महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या कहलाती है? महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन ब्रिटेन को व्यवसायियों का देश मानता था। ब्रिटेन को व्यवसायियों का देश कौन मानता है? तो नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड के निर्यात एवं यूरोप के आयात पर नाकेबंदी के माध्यम से रोक लगाया गया था। किसके माध्यम से? नाकेबंदी के माध्यम से यूरोप के आयात पर रोक लगाया था। किसके? इंग्लैंड के निर्यात एवं यूरोप के आयात पर। इंग्लैंड के निर्यात पर और यूरोप के आयात पर। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस लाइन को कि इंग्लैंड के निर्यात पे और यूरोप के आयात पे, निर्यात और आयात पर ध्यान देना कि इंग्लैंड के निर्यात पे और यूरोप के आयात पे रोक लगाया था। किसने लगाया था? नेपोलियन द्वारा लगाया गया था। ठीक, क्यों लगाया गया था? इसे ही विश्व इतिहास में महाद्वीपीय प्रणाली कहा जाता है। महाद्वीपीय प्रणाली किसे कहा जाता है? तो महाद्वीपीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें नेपोलियन ने इंग्लैंड के निर्यात पे और यूरोप के आयात पे रोक लगाया था। इस रोक के वजह से क्या थी? क्योंकि वह ब्रिटेन को व्यवसायियों का देश मानता है। नेपोलियन औद्योगिकीकरण के महत्व को नहीं समझ सका, इसलिए यूरोप के आयात पे जो प्रतिबंध लगाया था, तो यूरोप के देशों ने गुप्त रूप से नेपोलियन के आदेशों का उल्लंघन किया और ब्रिटेन के साथ कालाबाजारी शुरू कर दी। जब आप किसी चीज़ पे रोक लगाते हो और उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो वस्तु किस रूप में बिकने लगती है? तो चोरी छिपे बिकने लगती है, तो उसे ही कालाबाजारी कहते हैं। तो नेपोलियन जो था वो औद्योगिकी क्षेत्र को नहीं समझ पाया था, इसलिए उसने जो रोक लगाया था। तो नेपोलियन के जो समर्थक भी थे उन्होंने भी गुप्त रूप से कालाबाजारी शुरू कर दी। यहाँ पे जो बोला था कि 1-2 चीज़ें ध्यान देनी है कि इंग्लैंड के निर्यात पे रोक लगाया था और यूरोप के आयात पे रोक लगाया था। ठीक है। नेपोलियन 17 नवंबर 1807 को मिलन आदेश। कौन सा आदेश? मिलान आदेश। मिलान आदेश क्या था? मिलन आदेश जो था, मिलन आदेश के रूप में एक निर्देश जारी किया। नेपोलियन ने 17 नवंबर 1807 को क्या करता है? एक आदेश जारी करता है। ठीक है। कौन सा आदेश जारी करता है? मिलान आदेश जारी करता है। कब? 17 नवंबर 1807 को। यह आदेश क्या कहता था? इस निर्देश के अनुसार नेपोलियन ने कहा था कि कोई भी जहाज चाहे कहीं का भी हो, यदि वह ब्रिटिश बंदरगाह से होकर आया
तो उस पर लदे हुए सामान सहित जहाज को जब्त कर लिया जाएगा। यह बात किसने कही थी? मिलान आदेश। तो मिलान आदेश से समझते हैं कि मिलान का मतलब क्या होता है कि जब कोई जहाज अगर इंग्लैंड से मिल गई, अगर इंग्लैंड से मिल गई या इंग्लैंड से मिल के उसके सामान को ला रही है या वहाँ से जहाज ही आ रही है, तो उसके जहाज को भी जब्त कर लिया जाएगा और साथ साथ उसके सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो यह आदेश कब दिया गया था? तो यह आदेश दिया गया था 17 नवंबर 1807 ईस्वी को दिया गया था। मिलन आदेश से पहले ही नेपोलियन ने इंग्लैंड के खिलाफ कौन सा आदेश जारी कर चुका था? तो मिलन आदेश देने से पहले नेपोलियन ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्लिन आदेश, वर्सा आदेश एवं परिषद आदेश भी जारी कर चुका था। तो मिलन आदेश कब जारी किया था? तो 17 नवंबर 1807 को लागू कर चुका था, 17 नवंबर 1807 को। उससे पहले इसने इंग्लैंड के खिलाफ बर्लिन आदेश, वर्सा आदेश और परिषद के आदेश भी उसने जारी कर चुका था। तो बर्लिन आदेश क्या था? तो बर्लिन आदेश में नेपोलियन ने इस आदेश में ब्रिटेन एवं उपनिवेशों के साथ यूरोप के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। किसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था? तो बर्लिन आदेश 21 नवंबर 1806 को लगाया गया था। इस आदेश में ब्रिटेन एवं उपनिवेशों के साथ यूरोप के व्यापार पर रोक लगाया था। वर्षा आदेश कब हुआ था? तो वर्षा आदेश 25 जनवरी 1807 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1807 को हुआ था। इस वर्षा आदेश क्या था? तो वर्षा आदेश में नेपोलियन ने वर्षा आदेश में प्रसा और हनोवर के बंदरगाह एवं समुद्री तट पर ब्रिटेन के व्यापार की शक्ति को रोका गया था। ठीक है। परिषद आदेश क्या था? तो नेपोलियन के द्वारा इस आदेश में यह कहा गया कि उसके आदेशों के विरुद्ध कोई भी फ्रांस या उसके सहयोगी मित्र ब्रिटेन के किसी भी बंदरगाह के साथ व्यापारी संबंध नहीं रखेंगे। 1807 में मिलान आदेश के बाद नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण किया। यानी कि 1807 में मिलान आदेश जो दिया था फ्रांस ने या नेपोलियन ने, उसके बाद इसने कहाँ पे युद्ध किया? तो इसने पुर्तगाल पे आक्रमण किया और पुर्तगाल को फ्रांस में मिला लिया गया। पुर्तगाल को क्या कर लिया गया? पुर्तगाल को फ्रांस में मिला लिया गया। किस युद्ध के बाद? मिलान युद्ध के बाद। मिलान जब लागू किया था उसके बाद पुर्तगाल पर युद्ध किया और पुर्तगाल को फ्रांस में मिला लिया गया। और दमन के बाद नेपोलियन ने कहा था कि बगरजा वंश का अंत इस बात का सूचक है कि जो भी अंग्रेजों से मित्रता करेगा उसका अंत अनिवार्य है। कौन से वंश का? बागंजा वंश का अंत इस बात का सूचक है। बागंजा वंश का अंत कहाँ पे था? तो बागंजा वंश पुर्तगाल में था। पुर्तगाल पर कब्जा किया और उसको वहाँ पे अंत कर दिया। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में नेपोलियन कहता है कि बागंजा अंत का इस बात का सूचक है कि जो भी अंग्रेजों से मित्रता करेगा उसका अंत ऐसा होगा। फाउंटेन ब्लू आदेश कब दिया गया था? तो फाउंटेन ब्लू आदेश 1810 में दिया गया था। कब दिया गया था? फाउंटेन ब्लू आदेश 1810 में दिया गया था। इस आदेश में नेपोलियन ने निर्देश दिया कि ब्रिटेन से आने वाले यूरोप में सभी सामानों को जब्त करते हुए जला दिया जाए। क्या कहा था? फाउंटेन ब्लू आदेश का मतलब कि फाउंटेन ब्लू आदेश 1810 में, फाउंटेन पेन कितने में मिलती है? 10 रुपये में मिलती है। तो 18 से 10 रुपये में, तो 1810 फाउंटेन ब्लू आदेश 1810 में दिया था। और इस आदेश में कहा गया था कि ब्रिटेन से आने वाले यूरोप में सभी सामानों को जब्त करके उसे जला दिया जाए। नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था का नुकसान क्या हुआ था? नेपोलियन ने जो महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई थी उसके नुकसान क्या हुआ? तो महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के निम्न कारण थे। पहला कारण क्या था? कि नेपोलियन का उसके सहयोगी देशों का पूर्ण समर्थन प्राप्त न होना। नेपोलियन को उसके सहयोगी देशों का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं था। फ्रांस के तटीय क्षेत्रों में नियुक्ति अधिकारियों की भ्रष्टाचार तथा नेपोलियन की नौसेना का कमजोर होना। दूसरा, सामान्य जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का महंगा होना। तीसरा, नेपोलियन द्वारा अंग्रेजों को अनाज देना। चौथा, इंग्लैंड आर्डर इन काउंसिल को लागू करने में सफल रहा। ये भी कारण है कि इंग्लैंड ने आर्डर इन काउंसिल को लागू करने में सफल रहा। ये भी नेपोलियन के महाद्वीपीय सिद्धांत में असफल होने का कारण है। महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध करने वाले देशों में कौन कौन थे? तो महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध करने वाले में पुर्तगाल था, स्पेन था और रूस थे। 1808 में नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण कर स्पेन के साथ समझौता किया। 1808 में नेपोलियन ने किस पर आक्रमण किया? तो 1808 ईस्वी में नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया? पुर्तगाल पे आक्रमण किया। 1808 में पुर्तगाल पर आक्रमण करके किसके साथ समझौता किया? स्पेन के साथ समझौता किया। लेकिन पूर्व की शर्त के आधार पर नेपोलियन ने पुर्तगाल का बंटवारा कर फ्रांस ने स्पेन को विजित क्षेत्र नहीं दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन यूरोप के सभी देशों को असंतुष्ट कर दिया। यानी महाद्वीपीय व्यवस्था जो लगाई गई थी उसके चलते नेपोलियन से कई यूरोप के सभी देशों से असंतुष्ट हो गए थे। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के विषय में नेपोलियन के भाई लुई बोनापार्ट ने नेपोलियन को क्रियाकलाप के विषय में कहा था कि नेपोलियन द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध जो संघर्ष प्रारंभ किया गया था उससे संबंधित दोषों को नेपोलियन सुनना नहीं चाहता था। उसकी महाद्वीपीय नीति राजनीति एवं अर्थशास्त्र के विरुद्ध थी। महाद्वीपीय व्यवस्था के क्या परिणाम हुए? तो फ्रांस का तटस्थ देशों के साथ विवाद बढ़ गया, जैसे
ने फ्रांस का किन देशों के साथ विवाद बढ़ गया? तो तटस्थ देशों के साथ विवाद बढ़ गया, यानी तटस्थ देश जो थे जिससे नेपोलियन का या फ्रांस का विवाद बढ़ा, तो तटस्थ देश था डेनमार्क। नेपोलियन के सम्मान या प्रतिष्ठा को आघात लगा, ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था से नेपोलियन के सम्मान और प्रतिष्ठा को आघात लगा। तस्करी में इजाफा हुआ, खाद्यान्न में कमी एवं कीमतों में वृद्धि हुई। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अत्यधिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इंग्लैंड व फ्रांस दोनों आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। उसके बाद आता है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 को। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को हुआ था। वाटरलू 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 18 जून, वाटरलू 18 जून, वाटरलू कब हुआ था? जून में खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है, ठीक है। तो वाटरलू, वाटर और लू खूब चलती है, कब चलती है? 18 जून में चलती है, जून में, 18 जून 1815। इस युद्ध में वेलिंगन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? वेलिंगन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को ऐतिहासिक रूप से पराजित किया। किसके रूप में नेतृत्व में? तो वेलिंगन के नेतृत्व में, ठीक है। वाटरलू का युद्ध बेल्जियम में लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाटरलू का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? बेल्जियम में लड़ा गया था। पराजित होने के बाद नेपोलियन कहाँ गया था? तो पराजित होने के बाद नेपोलियन पेरिस भाग गया था। पराजित होने के बाद नेपोलियन कहाँ भाग गया था? पेरिस भाग गया था। यह क्वेश्चन DSSB के 2021 पेपर में आया था कि पराजित होने के बाद नेपोलियन कहाँ भाग गया था? तो नेपोलियन पेरिस भाग गया था। इस बार फ्रांस की जनता ने नेपोलियन का साथ नहीं दिया। वाटरलू का युद्ध जो आक्रमण हुआ था उस समय फ्रांस की जनता नेपोलियन का साथ नहीं दिया। नेपोलियन अमेरिका भागने की योजनाबद्ध तैयारी की, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। नेपोलियन कहाँ भागने की तैयारी कर रहा था? तो नेपोलियन अमेरिका भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। मेटलैंड नामक अंग्रेज ने नेपोलियन को पकड़ा था। किसने पकड़ा था? नेपोलियन को मेटलैंड नामक अंग्रेज ने पकड़ा था, ठीक है। नेपोलियन से सम्राट की उपाधि छीन ली गई और सेंट हेलेना द्वीप उसे भेज दिया गया, ठीक है। कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप उसे भेज दिया गया और वहीं पर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पास सेंट हेलेना द्वीप पर समुद्र की लहरों को गिनते गिनते 5 मई 1821 को किसकी मृत्यु हो जाती है? तो नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन की मृत्यु कब होती है? तो 5 मई 1831 को। कहाँ पे? दक्षिण अटलांटिक महासागर के पास सेंट हेलेना द्वीप है, वहीं पे मृत्यु होती है। सेंट हेलेना द्वीप पर रहते हुए नेपोलियन ने अपनी आत्मकथा क्या लिखी थी? तो सेंट हेलेना द्वीप पर रहते हुए नेपोलियन ने अपनी आत्मकथा नेपोलियोनिक लीजेंड लिखा था। क्या लिखा था? नेपोलियोनिक लीजेंड लिखा था। और हॉलैंड रोज ने नेपोलियन के पतन के लिए उसके जिद्दी और अड़ियल स्वभाव को मनुष्य मुख्य कारण माना था। नेपोलियन के पतन के लिए उसके जिद्दी और अड़ियल स्वभाव को मुख्य कारण किसने माना था? तो मुख्य कारण माना था हॉलैंड रोज ने नेपोलियन के हारने का मुख्य कारण क्या माना था? तो हॉलैंड रोज ने नेपोलियन के हारने का मुख्य कारण माना था उसके अड़ियल स्वभाव और जिद्दीपन के कारण माना था। फिशर जो इतिहासकार है उसने नेपोलियन के पतन के लिए 3 दृश्य को प्रमुख माना है, यानी कि नेपोलियन के पतन का 3 मुख्य कारण किसने माना है? 3 दृश्य माना है, प्रमुख दृश्य माना है। किसने? फिशर ने। फिशर कौन है? फिशर एक इतिहासकार है। उसने मॉस्को 1812, लिपजिंग 1813 और फाउंटेन ब्लू 1814 को, ये 3 दृश्य माना है। 3 उद्देश्य को प्रमुख माना, दृश्य नहीं, 3 पतन को 3 उद्देश्य को मुख्य माना। कौन कौन सा? मॉस्को का 1812 वाला घटना, लिपजिंग का 1813 और फाउंटेन ब्लू का 1814 को। फिशर कहते हैं कि वाटरलू नेपोलियन के नाटक का उपसंहार है। वाटरलू नेपोलियन के नाटक का उपसंहार है। कौन कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि वाटरलू नेपोलियन के नाटक का उपसंहार। अगर इसका ट्रिक बनाए हम तो कौन है? फिशर। फिशर मतलब क्या है? मछली पकड़ेगा, फिशिंग करेगा। क्या करेगा? फिशर फिशिंग करेगा। फिशर क्या करेगा? फिशर जो है वो क्या करेगा? फिशिंग करेगा। वो किसके लिए? वाटरलू नेपोलियन के नाटक का उपसंहार है। किसने कहा था? तो वाटरलू मतलब वाटर, बहुत सारा पानी हो गया था, ठीक है, उसमें फिशिंग कर रहा है। कौन? फिशर कर रहा है फिशिंग। फिशर फिशिंग कर रहा है वाटरलू। और क्या मानता है? वाटरलू को नेपोलियन के नाटक का उपसंहार मानता है। कौन? फिशर मानता है। फ्रांसीसी इतिहासकार फ्रॉन्डेट बॉर्डेल ने क्या कहा है? फ्रॉन्डेट बॉर्डेल ने कहा है कि विश्व के बिना राष्ट्र की बात नहीं की जा सकती। यह बात किसने कही है? तो फ्रॉन्डेट बॉर्डेल ने कहा था। ये कौन था? ये फ्रांसीसी इतिहासकार था। नेपोलियन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है? नेपोलियन द्वारा टूलो बंदरगाह पर नियंत्रण कब किया गया था? नेपोलियन द्वारा टूलो बंदरगाह पर नियंत्रण 16 सितंबर 1793 को किया गया था। कब किया गया था? नेपोलियन द्वारा टूलो बंदरगाह पर नियंत्रण 16 सितंबर 1793 में किया गया था। नेपोलियन द्वारा उग्र भीड़ ऐसे नेशनल कन्वेंशन की रक्षा कब की गई थी? तो 5 अक्टूबर 1795 में की गई थी। नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ कैम्फोर्निया कब किया था? तो 17 अक्टूबर 1797 को। नील नदी की संधि कब की गई थी? अगस्त 1798 में। पोप के साथ समझौता कब हुआ था? 1801 में। नेपोलियन की सम्राट के रूप में घोषणा कब की गई थी? 2 दिसंबर 1804 को। फ्रांस इंग्लैंड के मध्य युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1800
ऑस्टरलीच का युद्ध कब हुआ था? ऑस्टरलीच का युद्ध हुआ था, जिसे प्रेसबर्ग की संधि भी कहा जाता है, तो 2 दिसंबर 1805 को हुआ था। ऑस्टरलीच का युद्ध किसमें हुआ था? ऑस्ट्रिया था इसमें, प्रसा था और फ्रांस था। जेना व आवर्स्टर का युद्ध कब हुआ था? जेना व आवरस्टेट का युद्ध कब हुआ था? तो 14 अक्टूबर 1806 को। महाद्वीपीय व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 21 नवंबर 1806 को महाद्वीपीय व्यवस्था लागू हुई थी। महाद्वीपीय व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 21 नवंबर 1806 को लागू हुई थी। तो यह था नेपोलियन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप विश्व इतिहास से संबंधित सिलेबस देखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें खुद का बनाया हुआ नोट्स है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप पढ़ के खुद का नोट्स बना के चीज़ों को समझ आओ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो मेन चीज़ ये होगा कि आप खुद से नोट्स बनाएं और उसका कुछ अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है? वो ज़्यादा पेनफुल होगा, खास करके कि यूट्यूब चालू करके बस सुन के खत्म कर, आज सुनोगे कल भूल जाओगे। इसलिए खुद का नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो 10 बार 50 बार, तब जाके चीज़ें याद होंगी।